हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारे होने वाले 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी से रिलेटेड हैं और हिंदी में जो टॉपिक है संज्ञा, वहाँ से होने वाले हमारे क्वेश्चन। तो हिंदी की संज्ञा टॉपिक से होने वाले हैं और 50 क्वेश्चन हमारे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके सभी क्वेश्चन को संज्ञा से संबंधित कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है हमारा कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। यानी जो मनुष्यता शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, बताना है आपको। क्या यह जातिवाचक संज्ञा है, या प्रेरणार्थक संज्ञा है, या गुणवाचक विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो मनुष्यता को डिनोट करता है, यानी उसको बताता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी जो मनुष्यता शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। यानी जो तन शब्द है इसका लिंग बताना है कि कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या यह उभय लिंग है, या नपुंसक लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है। तो अगर तन शब्द की बात करें तो जो तन शब्द है यह आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। यानी जो तन आपका शब्द है यह आपका है पुल्लिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि से यानी जो अलगाव का बोध कराता है, ये कारक से प्रश्न है। तो से यानी अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, बताना है कि जो से यानी कि किसी चीज़ से अलगाव की बात जहाँ पर की जाए, जैसे पेड़ से बंदर कूदा, छत से बिल्ली कूदी, तो यहाँ पर छत और पेड़ से जंतुओं के अलग होने की बात हो रही है, यानी उनके अलगाव की बात हो रही है। तो बताना है कि यह किस विभक्ति का बोध कराता है। क्या यह अधिकरण का बोध कराता है, या संप्रदान का बोध कराता है, या अपदान का बोध कराता है, या कर्म का बोध कराता है। तो जहाँ पर अलगाव की बात होती है, यानी जहाँ पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं, वहाँ पर होता है आपका अपदान कारक, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यानी अलगाव की बात जहाँ पर होगी वहाँ जो विभक्ति होगी वो आपका अपदान होगी, यानी अपदान जो है वो अलगाव का बोध कराता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चुनना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही, यानी सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। क्या वह कक्षा शब्द है, या प्रत्येक शब्द है, या प्राण शब्द है, या आंसू शब्द है। तो कक्षा की बात करें तो कक्षा जो है यह आपका है, कक्षा आपका बहुवचन है। प्रत्येक जो है ये हमेशा आपका जो है एक वचन में यूज होने वाला, यानी प्रयोग होने वाला शब्द है। यानी जो प्रत्येक शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा 5वां, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया। यानी कि जो वाक्य आपके हैं उनको कितने आधार पर बांटा गया, इनको बताना है कि इनका जो वर्गीकरण किया गया, इनका जो बंटवारा किया गया, इनको जो बांटा गया वो कितने आधारों पर बांटा गया। क्या इनको 3 आधार पर बांटा गया, या 2 आधार पर बांटा गया, या 4 आधार पर बांटा गया, या 8 आधार पर बांटा गया। तो अगर वाक्यों के वर्गीकरण की बात करें तो वाक्यों को 2 प्रकार के आधार पर, यानी 2 आधार पर बांटा गया, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। यानी वाक्यों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 2 आधार पर हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि आपको इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है, बताना है। क्या वह सोना है, या मनाही है, या खुशी है, या विद्वता है। तो अगर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें आपका जो मनाही है यह भी आपका भाववाचक संज्ञा है। खुशी की बात करें तो खुशी भी आपका भाववाचक संज्ञा है। विद्वान की बात करें या विद्वता की बात करें तो विद्वता भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो आपका सोना है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जो आपका ऑप्शन सही है वो ये ऑप्शन सही है। यानी जो सोना है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से संज्ञा बताना है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। क्या वह क्रोध है, या क्रोधित है, या क्रोधी है, या क्रुद्ध है। तो अगर हम क्रोध की बात करें कि जो आपके इसमें संज्ञा शब्द दिए गए हैं तो बताना है कि कौन सा है जो इसमें
संज्ञा है। तो जो आपका क्रोध शब्द है यह आपका है संज्ञा। बाकी आपके क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध जो है यह आपके मतलब संज्ञा नहीं है। जो इसमें संज्ञा है वो केवल क्रोध शब्द है। तो आपका ऑप्शन सही है ये, यानी ए ऑप्शन आपका सही है और क्रोध आपका संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। अब की बार आपको भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन सी संज्ञाएं हैं जो भाववाचक संज्ञा हैं, जो अपने आप में एक भाव लिए हैं और जिनका जो है भाववाचक संज्ञा में जिनको गिना जाता है। पहला ऑप्शन है, क्या वह सेना है या कुंज है या परिवार, यानी सेना, कुंज और परिवार, क्या ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला है यौवन, लोभ और मोह, क्या ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। या लड़का, मित्र और पंडित, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। या हिमालय, होली और नर्मदा की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपके पास जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है, यानी यौवन, लोभ और मोह जो है यह आपकी है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है बी, यानी यौवन, लोभ और मोह भाववाचक संज्ञा है। सेना की बात करें तो सेना समूहवाचक है, परिवार और कुंज ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। लड़का की बात करें तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है, मित्र भी आपका जातिवाचक है और पंडित भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय की बात करें तो हिमालय आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, होली भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नर्मदा भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यौवन, लोभ और मोह जो है ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा कि दूध शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। बताना है कि जो दूध शब्द है यह किस प्रकार की संज्ञा है, यानी दूध शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। क्या उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर दूध की बात करें तो दूध आपका एक द्रव है और द्रव होने की वजह से दूध का कुछ ना कुछ वजन है, भार है इसका, तो इसे हम रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी आपका ऑप्शन सही है ए, यानी जो दूध है आपका वह आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसका कुछ ना कुछ भार या वजन है, तो इसीलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का 10वां प्रश्न। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 10वां प्रश्न हमारा कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। आपको बताना है कि जो लड़का शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अगर लड़का शब्द की बात करें तो लड़का शब्द आपका है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि आपका ऑप्शन सही है सी, लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। शब्द है बुढ़ापा, इसको बताना है कि इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समुदायवाचक संज्ञा है। तो अगर बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा न तो आप देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल इसको महसूस किया जा सकता है, यानी इसके भाव को जाना जा सकता है। तो बुढ़ापा जो है यह है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। जो बुढ़ापा शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा आपकी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 12वां और 12वां प्रश्न है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। अब की बार जातिवाचक संज्ञा को बताना है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा होती है। और आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। क्या पेड़ है, यानी पेड़ क्या जातिवाचक संज्ञा है। मिठास की बात करें तो क्या मिठास जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता की बात करें तो क्या सुंदरता जातिवाचक है। या चतुराई की बात करें तो इसमें से बताना है कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है। तो अगर मिठास की बात करें तो ये भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है और चतुराई आपकी भाव या गुणवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है पेड़, और पेड़ आपका आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि पेड़ के अंतर्गत हर प्रकार के पेड़ों का वर्णन किया जाता है। किसी विशेष पेड़ का नाम अगर ना दिया हो, केवल उसकी जाति का बोध कराया गया हो, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर पेड़ की बात करें तो आपके पेड़ के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी विशेष पेड़ की बात कर दी जाए जैसे आम, केला, पीपल, बरगद, तो यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन केवल पेड़ लिखा गया है यहाँ पर, तो पेड़ आपका आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलेंगे और लेंगे सेशन का 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न है
कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं, यानी सेना में, दल में, सभा में और कक्षा में किस प्रकार की संज्ञा है। तो बताना है क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो सेना, दल यानी जहाँ पर समूह का बोध हो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। तो आपके ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इन सब में जो आपका ऑप्शन सही है वो है समूहवाचक, यानी सेना आपकी समूह में होती है, आपकी कक्षा समूह होती है। तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, समूहवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और लेंगे सेशन का 14वां प्रश्न। और 14वां प्रश्न है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, यानी जो शिक्षक शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एक समूह में जाति का बोध करा रहा है, न कि व्यक्ति है। तो शिक्षक का अगर किसी शिक्षक का नाम दे देंगे तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन अगर शिक्षक कहेंगे तो शिक्षक के अंतर्गत सभी शिक्षकों का वर्णन आ जाएगा, न कि किसी एक विशेष शिक्षक का। तो इसमें होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, यानी आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी शिक्षक जो है यह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 15वां, और 15वां है कि ज्यादती शब्द है, ज्यादती। तो ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। ज्यादती शब्द है, अब इसका हम भाववाचक संज्ञा आपको बता रहे हैं कि जो ज्यादती है भाववाचक संज्ञा है। अब इसका विशेषण बताना है कि ज्यादती का विशेषण क्या होगा। क्या ज्यादे होगा, या ज्यादे होगा, या ज्यादी होगा, या ज्यादाएं होगा। तो यहाँ पर ज्यादे नहीं, एक ऑप्शन काट के ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन ज़्यादा कर लीजिए तो ज़्यादा। अब आपका जो ए ऑप्शन है वो है ज़्यादा, बी ऑप्शन ज़्यादे, सी ऑप्शन ज़्यादी, या डी ऑप्शन है ज़्यादाएं। तो अगर हम ज़्यादा की, ज़्यादती की बात करें तो ज़्यादती का जो विशेषण रूप बनेगा वह बनेगा आपका ज़्यादा। तो ज़्यादा आपका सही है, यानी कि ज़्यादा आपका ए ऑप्शन ज़्यादा है, और ज़्यादा आपका ज़्यादती का विशेषण रूप होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा, यानी जो ग्रामीण शब्द है इसका संज्ञा रूप क्या होगा। क्या इसका संज्ञा रूप ग्रामीण होगा, या ग्राम होगा, या ग्रामी होगा, या ग्राम में होगा। तो अगर हम ग्रामीण की संज्ञा की बात करें तो ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होगा वो होगा आपका ग्राम, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ग्रामीण की जो संज्ञा है वो ग्राम है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और लेंगे 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न हमारा कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। आपके पास जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं इसमें भाववाचक संज्ञा को बताना है। क्या लालिमा भाववाचक है, या निराशा भाववाचक है, या अनुच्छेद भाववाचक है, या विवाह भाववाचक है। तो अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें जो आपका लालिमा शब्द है, तो लालिमा शब्द में आपका है भाववाचक संज्ञा, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। लालिमा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। बताना है कि जो नदी शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो नदी की बात करें, नदी का अगर नाम नहीं दिया है तो उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन अगर किसी नदी का नाम दे दिया जाए जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तो अगर इनका नाम दे दिया जाएगा तब ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक, तो वे आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर नाम नहीं दिया है, उसके किसी वर्ग का के बारे में बता दिया गया जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, तो वहाँ पर होता है जातिवाचक संज्ञा। तो नदी लिखा है तो नदी से सभी प्रकार की नदियों का बोध हो रहा, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है नदी, यानी जो नदी शब्द है आपका उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। अब अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी विशेष नदी का नाम दे दिया जाएगा तो वहाँ पर संज्ञा बदल जाएगी, लेकिन अगर किसी विशेष नदी का नाम न देकर केवल ऐसे लिख दिया जाए कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है तो उसमें अलग होगा। लेकिन अगर यहाँ पर नाम दे दिया गया है कि जो यमुना नदी है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, या यमुना अगर किसी का नाम है तो उसमें कौन सी संज्ञा है, तो यमुना यहाँ पर नदी है, और नदी होने के वजह से जो नाम दे दिया गया है यहाँ पर यमुना, तो यमुना नाम देने की वजह से किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। क्या इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर किसी वस्तु का नाम दे दिया जाएगा
तब वहाँ पर होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का नाम नहीं देते, उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा में भार, द्रव्यमान यानी उसके वजन के बारे में जहाँ पर बोध होगा वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जहाँ पर समूह का बोध होगा, जैसे सेना हो गया, पुलिस दल हो गया, कक्षा क्लास हो गई, भीड़ हो गई, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेते हैं सेशन का 20वां प्रश्न। और 20वां प्रश्न हमारा कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस बार आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। क्या वह शब्द मिठास है या मिठाई है या मीठी है या मीठा है। तो अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जो आपका मिठास शब्द है इसमें आपकी है भाववाचक संज्ञा, यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो मिठास सही है। मिठास में आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। और 21वां प्रश्न हमारा कि कक्षा यानी कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के किस श्रेणी में आता है। तो अभी हमने आपको बताया जहाँ पर समूह का बोध होगा वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी, जैसे भीड़ हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गई, तो ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अभी हमने बताया कि जहाँ पर समूह का बोध होगा वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। तो कक्षा समूह है, यानी यहाँ पर बच्चों का समूह होता है, तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेकिन अगला प्रश्न हमारा 22वां। और 22वां प्रश्न है कि जो समिति शब्द है हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किसी भेद के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि संज्ञा के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा समिति जो शब्द है। क्या यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो अगर समिति की बात करें तो समिति जो आपका है तो समिति में भी आपके समूह होते हैं, यानी बहुत से व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है। तो समिति आपकी आएगी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी आपका ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन सही है, यानी जो समिति है इसमें समूहवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेकिन अगला प्रश्न हमारा अगला 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। एक शब्द दिया गया है कावेरी, बताना है कि कावेरी में किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो अगर हम कावेरी शब्द की बात करें तो कावेरी एक नाम है और जितने भी नाम होते हैं उन सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, कावेरी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस बार बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताना है क्या पुरुष है या क्षत्रिय है या प्रभु है या बंधुत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पर जो आपका बंधुत्व शब्द है इसमें आपकी होती है भाववाचक संज्ञा, यानी बंधुत्व से एक भाईचारे का बोध होता है, तो बंधुत्व जो है इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इस बार व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कि कौन सी नहीं है। 3 तो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है उसी को बताना है। क्या होली है या कौवा है या पूर्व है या हिमालय है। तो होली की बात करें तो होली यूनिक है, यानी अपने आप में एक महत्व रखता है, यानी एक ही होली होती है, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर हम कौवा की बात करें तो कौवा आपका एक जाति है। कौवा में बताया नहीं गया कि काला कौवा, सफ़ेद कौवा या किसी कौवे के नाम के बारे में नहीं बताया गया, केवल उसके संपूर्ण जाति के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यानी जो आपका कौवा है यह जातिवाचक संज्ञा है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पूर्व की बात करें तो पूर्व भी खुद में यूनिक है, केवल पूर्व एक ही है, तो यहाँ भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय की बात करें तो हिमालय भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन यानी आंसर जो सही है वो बी आंसर सही है, कौवा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो सूर शब्द है
बताना है कि सूर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। क्या शौर्यता बनेगी, या शौर्य बनेगा, या सूरपन बनेगा, या सूरवीरता बनेगी। तो अगर हम सूर शब्द की बात करें तो सूर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा क्या, सूर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सूर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह बनेगा आपका शौर्य, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न हमारा कि मना, जो शब्द है मना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। इस बार भी आपको भाववाचक संज्ञा ही बताना है कि जो मना शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा आपकी क्या बनेगी। क्या इसकी भाववाचक संज्ञा मना ही बनेगी, या मानस बनेगा, या मना ही बनेगा, ये तो मन था, या मनसा बनेगी। तो अगर हम मना की बात करें तो जो आपका मना शब्द है तो मना शब्द की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह बनेगी आपकी मनाही, यानी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। मनाही शब्द जो आपका है यह मना की भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें एक जो है वो संज्ञा है, यानी कि जो आपको वाक्य दिया गया है वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें संज्ञा के रूप को बताना है कि किस प्रकार के जो संज्ञा है वो क्या है। इसमें क्या एक है, या इनमें है, या है जो है संज्ञा है, या वह है आपकी संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संज्ञा की तो इसमें जो एक शब्द है यानी ऑप्शन ए जो है एक आपका संज्ञा है और इसको संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो एक आपका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेंगे 29वां प्रश्न और 29वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। इसमें आपको क्रियार्थक संज्ञा बतानी है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यह आपका शब्द है कि मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अब इसमें क्रियार्थक संज्ञा को आपको बताना है कि इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो अगर हम बात करें ठहरने की तो इसमें ठहरना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो ठहरना क्रिया है, तो क्रिया से बनेगा आपका क्रियार्थक संज्ञा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ठहरना, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। ठहरना जो है यह आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेंगे 30वां प्रश्न और 30वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, जो शब्द है आपका वो है कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त को रेखांकित नहीं किया गया, लेकिन जो रेखांकित शब्द है आपका वह चंद्रगुप्त ही है। तो चंद्रगुप्त में बताना है कि कौन सी संज्ञा है। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है, या क्रियार्थक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर हम रेखांकित शब्द यानी चंद्रगुप्त की बारे में बात करें तो अभी आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त तो नाम है, लेकिन चंद्रगुप्त नाम है लेकिन चंद्रगुप्त जो है वह एक ही था। उसके बाद इसको उसकी उपाधि दी गई, संज्ञा दी गई कि उसके जैसा, यानी इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो कई से मतलब एक नहीं रह गया, अब कई हो गए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका डी ऑप्शन बनेगा, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर केवल शब्द दिया गया होता कि चंद्रगुप्त शब्द में कौन सी संज्ञा है तब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाना होता है, तब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा सही होता। लेकिन यहाँ पर शब्द दे दिया गया कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यानी एक नहीं रह गए, अब कई हो गए। तो इनको एक जाति बना दिया गया कि इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया, यानी शामिल कर लिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश डैश शब्द बनाए जाते हैं। यानी जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यय है, इन सब से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्या इनसे कारक शब्द बनाए जा सकते हैं, या पुल्लिंग बनाए जा सकते हैं, या भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, या वचन को बनाया जा सकता है। तो अगर जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इन शब्दों से बनाए जाने वाले जो शब्द होंगे उनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। इन सब से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न और 32वां प्रश्न है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं।
ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अब लगभग नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये बहुत पहले के पुराने क्वेश्चन हो गए। अब नए नए क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये सब आपको पता है, क्या ये क्रिया है, विशेषण है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है। शुरुआत में हम लोग रटते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सब एक रटने वाली चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन वो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है और सी में आपका है संज्ञा। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, यानी संज्ञा आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेंगे 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, यानी जो महात्मा गांधी है इनको राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी यहाँ पर संज्ञा परिवर्तित हो रही है। बताना है कि संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। क्या भाववाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है। तो अगर हम बात करें गांधी जी को, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो यहाँ पर गांधी जो थे वो व्यक्ति थे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा थे, लेकिन जब राष्ट्रपिता कह दिया गया तो ये जाति होगी। यानी यहाँ पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में इसको परिवर्तित किया गया। तो आपका जो ऑप्शन सही है राष्ट्रपिता यानी भाववाचक में, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो महात्मा गांधी ये व्यक्तिवाचक थे, लेकिन जब राष्ट्रपिता कहा गया तो यहाँ पर एक भाव निकला कि ये राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेंगे 34वां प्रश्न। और 34वां प्रश्न है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है और बताना है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको भरना है, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनको नहीं भरना है। तो देखते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य है कि निम्न में से डैश डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है। क्या अमीरी भाववाचक नहीं है, या कमल भाववाचक नहीं है, या सुंदरता भाववाचक नहीं है, या करुणा आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर अमीरी की बात करें तो अमीरी आपकी भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो सही नहीं है। कमल की बात करें तो कमल आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमल आपका जातिवाचक संज्ञा है, यानी आपका जो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है बताना था इसमें। तो आपका जो कमल है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है और कमल में आपकी होती है जातिवाचक संज्ञा। अगला है सुंदरता, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। करुणा की बात करें तो यह भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपका कमल जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, कमल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है फिसलन शब्द है, यानी जो फिसलन शब्द है इसमें बताना है कि संज्ञा कौन सी है। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है, या क्रिया विशेषण है, या क्रियापद है, या विशेषण है। तो फिसलन को बताना है कि फिसलन क्या है, क्या यह संज्ञा है, या क्रिया विशेषण है, या क्रियापद है, या विशेषण है। तो फिसलन जो है ये फिसलना से बन गया फिसलन। तो फिसलना आपका संक्रिया थी, लेकिन फिसलन हो गया तो यह भाव बता रहा है फिसलने का, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी, यानी आपका ऑप्शन ये सही है, फिसलन में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 36वां, और 36वां प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वो कितने प्रकार के शब्दों से आप बना सकते हैं, आपको बताना है। क्या 3 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं, या 5 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं, या 4 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं, या 6 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। तो अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जो भाववाचक संज्ञा है इसको 5 प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है, यानी आपका ऑप्शन सही है बी, 5 प्रकार के शब्दों से आपकी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। आगे आपका कि जो हिमालय शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। हिमालय शब्द है, हिमालय क्या है, एक यूनिक है कि हिमालय एक ही है, पूरी दुनिया में हिमालय और नहीं है, और अगर पर्वत हैं पहाड़ हैं तो उनके दूसरे नाम हैं, हिमालय केवल एक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें संज्ञा कौन सी है, क्या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर हिमालय की बात करें हम तो हिमालय आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है।
हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर हिमालय न दे के पर्वत दिया होता, पहाड़ दिया होता, पठार दिया होता, तब आपका जाता जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन हिमालय उसका नाम दे दिया गया है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और 38वां प्रश्न है हमारा कि लड़का कौन सी संज्ञा है, यानी जो शब्द है आपका लड़का, बॉयज़, इसमें संज्ञा बतानी है कि यह कौन सी संज्ञा है। क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो लड़का आपकी एक जाति का बोध करा रहा है, यानी लड़का कहेंगे तो सभी प्रकार के लड़कियों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम ले लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो लड़का शब्द है यह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगर नाम दे दिया होगा किसी लड़के का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 39वां, और 39वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। फिर आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कि आपके चारों ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्या मोहन भाववाचक संज्ञा है, या लड़का भाववाचक संज्ञा है, या बीमारी भाववाचक संज्ञा है, या दिल्ली भाववाचक संज्ञा है। अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर जो मोहन है ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का की बात करें तो लड़का किसी व्यक्ति का नाम ना होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर लड़का में जातिवाचक संज्ञा होगी। बीमारी की बात करें तो बीमारी आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक ही है पूरी दुनिया में और दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली में आपकी भी आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दिल्ली जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, जो बीमारी शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा 40वां, और 40वां प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति यानी जिसे उत्पत्ति कहा जाता है, तो उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यानी संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं। क्या इसके 5 भेद हैं, या 6 भेद हैं, या 2 भेद हैं, या इसके 3 भेद हैं। तो अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 3, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यह 3 आपके मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं होती हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, अब की बार आपको सूची दिया गया है, मिलाना है कि कौन सी सूची में दिए गए शब्द किस सूची से मिलान करेंगे। यानी सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का उत्तर चुनिए, यानी कौन सा सही विकल्प आपका है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। नीचे ऑप्शन आपके नहीं दिए गए हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी एक द्रव है और द्रव का कुछ न कुछ भार होता है, तो पानी आपकी आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी पानी आपका द्रव है। आगे बात करते हैं कुंज की, तो कुंज हमेशा गुच्छा होता है, गुच्छा जैसे होता है वैसे कुंज होता है। कुंज मतलब कई चीज़ों का जो समूह होता है वही कुंज के नाम से जाना जाता है। जैसे वृक्षों का समूह, तो वहाँ पर भी कुंज आप लगा सकते हैं। तो कुंज आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कुंज आपका समूहवाचक संज्ञा है। जुलाई की बात करें तो जुलाई आप मतलब खुद में एक यूनिक है। जुलाई नाम है तो जुलाई को रखा जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैना की बात करें तो मैना आपकी आएगी, मैना जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आनी चाहिए, यानी कि जो आपकी मैना है, मैना आपकी जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैना जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। मैना में कई प्रजातियां होती हैं मैना की तरह से, तो मैना में किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं दिया गया है, तो मैना आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जुलाई आपका नाम है तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, और 42वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब की बार आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या भीड़ है, या कक्षा है, या दौड़ है, या सभा है। तो अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा है, इसमें आपको नहीं बताना है जो नहीं है। कक्षा की बात करें तो कक्षा भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर दौड़ की बात करें तो दौड़ आप अकेले भी दौड़ सकते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दौड़ में आपके कई लोग समूह में ही दौड़ें, अकेला भी दौड़ा जा सकता है।
तो दौड़ आपकी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा की बात करें तो कोई अकेला बैठ के सभा नहीं करता, सभा में कुछ लोगों का होना जरूरी है, तो सभा में समूह बनेगा और यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। जो दौड़ शब्द है आपका इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी बताना है कि आपको द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन को बताना है कि इसमें कौन सी शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिसमें बाहर हो, कुछ वजन हो उसका, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या दूध द्रव्यवाचक है, या खटाई है, या ठंड है, या मिठास। तो अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो ऐसी संज्ञा जिसमें उसका कोई द्रव्य या भार या वजन हो तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें जो दूध शब्द है, दूध का कुछ ना कुछ वजन होता है, इसको मापा तौला जाता है, तो यहाँ पर जो दूध है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, दूध है। अगला है खटाई, ठंड और मिठास। तो मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है, बाकी जो दूध है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कि गाय कौन सी संज्ञा है, यानी जो गाय शब्द है बताना है कि गाय शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, यानी कौन सी संज्ञा है गाय शब्द में। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर गाय की बात करें तो गाय का नाम लेने से उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो यहाँ पर गाय जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर गाय की जगह किसी गाय का नाम दे दिया जाएगा, काली गाय, भूरी गाय, तो ऐसे अगर नाम दे दिया जाएगा तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन अगर केवल गाय दे दिया गया, कुत्ता दे दिया गया, बिल्ली दे दिया गया, तो इन सबको हम समूह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 45वां और 45वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए, यानी बताना है कुछ विशेषण दिए गए हैं, इसमें पहचानना है कि संज्ञा कौन सी है, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों संज्ञा है या इसमें से एक संज्ञा है, यानी चारों में से बताना है कि संज्ञा कौन सी है। क्या नियमित संज्ञा शब्द है, या पाश्चात्य संज्ञा शब्द है, या अनुशासन संज्ञा शब्द है, या आसमानी आपकी संज्ञा शब्द है। तो अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है, अनुशासन। और अनुशासन शब्द जो आपका है यह एक संज्ञा शब्द है, यानी इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है, अनुशासन। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। इस बार आपको बताना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। क्या सभा है संज्ञा शब्द, या गहरा संज्ञा शब्द है, या हरा संज्ञा शब्द है, या पतला शब्द है संज्ञा। तो अगर सभा की बात करें तो सभा आपकी है समूहवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। गहरा की बात करें तो गहरा विशेषण भी हो सकता है, हरा विशेषण है, और पतला भी आपका विशेषण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, जो सभा शब्द है यह आपका संज्ञा शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 47वां प्रश्न है कि पशु चर रहे हैं, यानी पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। इसमें बताना है कि जो पशु शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। क्या इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ मैं कि जहाँ पर किसी जाति के बोध होगा, जैसे उसका व्यक्तिगत नाम ना देकर उसकी संपूर्ण जाति का जहाँ पर बोध होगा, संपूर्ण उसके समूह का बोध होगा, तो वहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा रखेंगे, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। जो पशु हैं वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। लेकिन अगर पशुओं में किसी पशु का नाम दे दिया जाएगा, अगर यहाँ पर पशु के स्थान पर कोई नाम दिया होता, जैसे काला कौवा, गाय, भैंस, किसी गाय का नाम दे दिया होता, तब वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। या फिर अगर पशु झुंड में हैं ऐसा कोई शब्द होता तो वहाँ पर आपकी जो है समूहवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर केवल पशु शब्द दिया गया है तो पशु शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा 48वां और 48वां प्रश्न है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, यानी जो शब्द है अचूक, इसमें विशेषण कौन सा है। क्या नेत्र है, या जवाब है, या चोट है, या निशान शब्द है। तो अगर अचूक की बात करें तो अचूक विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका निशान, यानी अचूक जो है वो निशान के साथ विशेषण प्रयोग हुआ है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है।
अचूक विशेषण के साथ में जो संज्ञा प्रयोग की गई है वो निशान संज्ञा प्रयोग की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49वां, और 49वां प्रश्न है कि बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा। यानी जो आपका शब्द है बाप, इसका जो संबंध वाचक शब्द होगा, जो संज्ञा होगी, उसका रूप क्या होगा। क्या इसका रूप होगा बपौती, या होगा बापौती, या बापति होगा, या बापा होगा। तो अगर हम बाप के संबंधवाचक संज्ञा की बात करें तो इसका जो संबंधवाचक संज्ञा होती है वो होती है बपौती, यानी बाप से बना बपौती। यानी ऑप्शन बी आपका सही है, बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा बनेगी वो बपौती बनेगी। आगे चलते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है हमारा और 50वां प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है हमारे सेशन का। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न हमारा कि निम्न में संज्ञा शब्द है। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सी है। क्या नीला संज्ञा है, या मोटा संज्ञा है, या गंगा शब्द है संज्ञा, या पुराना है। तो अगर संज्ञा शब्द की बात करें यहाँ पर तो 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है नीला, तो नीला आपका विशेषण शब्द है, ना कि संज्ञा है। मोटा की बात करें तो मोटा भी आपका विशेषण है, यानी ये विशेषता बता रहा है किसी चीज़ के मोटा होने की। गंगा की बात करें तो गंगा आपकी संज्ञा है, और गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाए तो केवल एक ही गंगा नदी है। तो इसी वजह से गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यानी आपका ऑप्शन सी आपसे सही है कि संज्ञा इसमें जो है वो गंगा शब्द है। अगर पुराना की बात करें तो पुराना भी आपका विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो इस प्रकार हमारे सेशन आज के कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।